कैसे हो भाई? और अगर तुमने ज्वाइन कर दिया है तो बासिल ओके कर दो, तो मैं तुम्हारे लिए भी ऑन कर देता हूँ। हाय बासिल, ठीक है। सो बासिल यू आर देयर। बासिल तुम्हारे लिए भी ऑन कर दूं, तुम भी अपलोड कर दोगे ना? ठीक है अमान, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह। ओके सही है गाइस, तो एक और स्टूडेंट कोई मुझे चाहिए है। सो अमान रिकॉर्ड कर रहा है, आयशा रिकॉर्ड कर रही है। यार एनीवन एल्स? लेट मी चेक। अस्मा, व्हाट अबाउट यू? यस सर, फेयर इनफ। अस्मा ओके कर देना प्लीज। All right, guys. So I think most of the students have kind of joined. बाकी लोग फिर बाद में आते रहेंगे, whatever the case is. तो यार since आज first class है ना, so what I'll do is कि पहले quickly एक introduction दे दूं कि तुम लोगों के syllabus का content क्या क्या है, और फिर इसके बाद इंशाल्लाह first वाले topic से आज start भी कर लेते हैं. In case session drop होता है, so I'll check you in the admit room और मैं दोबारा से I'll let you guys in. तो यार A2s के लिए physics का code is the same. So this is 9702 as your syllabus code. There are two papers in total. So you have your paper 4. This is the theory paper uh, and the main paper. So the time allowed for this paper is 2 hours. इसके maximum marks 100. अच्छा यार, my suggestion to you would be कि तुम लोग copy मत करना कुछ. मैं पूरे lectures को as it is upload कर दूंगा Google Classroom पे, और ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स शेयर कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर. सो माय सजेशन वुड बी कि बस लेक्चर को केयरफुली सुन लेना. मैं पूरी पूरी स्लाइड्स को एज इट इज गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा. फॉर दोज ऑफ यू हु हैव नॉट जॉइंड गूगल क्लासरूम, मैं एहतियातन गूगल क्लासरूम का क्लास कोड लिख देता हूँ. आई थिंक वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी होगा. सो आई थिंक इट इज HXLMXFB. So in case if you haven't joined Google Classroom, तो राइट आफ्टर द क्लास ज्वाइन इन कर लेना यार. मैं पूरे लेक्चर को एज इट इज अपलोड कर दूंगा, और ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके साथ स्टूडेंट्स शेयर कर लेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर. ठीक है. सो पेपर 4 इज योर थ्योरी पेपर. टाइम अलाउड इज 2 hours. दिस इज ऑफ 100 marks. इसके जो टॉपिक्स हैं पहले मैं वो लिस्ट कर दूं. इस पेपर की वेटेज इज अप्रोक्सीमेटली 38.5%. तो यार टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं ना, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं. सो टॉपिक्स के अंदर यार हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है जो इंशाल्लाह आज स्टार्ट भी कर लेंगे. सो दैट इज सर्कुलर मोशन, एंड दिस इज फॉलोड बाय ग्रेविटेशन. सो दीज टू टॉपिक्स belong to the mechanics component. इन केस कोई क्वेश्चन पूछना हो ना, तो अगर आप चैट मैसेज में लिख दीजिएगा. जब मैं एक साथ स्क्रॉल थ्रू करके मैसेजेस रीड करूंगा ना, तो फिर वन आफ्टर द अदर वन क्वेरीज के आंसर्स दे दूंगा. फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. So this is the only one topic which belongs to waves. Moving on.
Then we have temperature. This is followed by ideal gas and thermodynamics. So these three subtopics are related with heat. ठीक है, तो ये पूरा पेपर 4 का कंटेंट मैं लिख रहा हूँ, which is of 100 marks in total, and the time for that paper, as I said, is 2 hours. Moving on, then we have electric field. इसके साथ साथ capacitance. Then we have magnetic field. This is followed by electromagnetic induction. And finally, alternating currents. So these 5 topics are related with electricity. Moving on further. So then we have photoelectric effect and spectral lines. So these two belong to quantum physics. Further on, we have binding energy and radioactivity. So these two topics are from nuclear physics. और हाँ यार हाफिज, यार कुछ लोगों ने मुझे वो क्लास की टाइमिंग्स का बोला था सैटरडे का, तो हाँ मुझे हाफिज बिल्कुल याद है. सो हाफिज, बिफोर द एंड ऑफ द क्लास ना मुझे जरा याद करा देना लास्ट 5 मिनट्स के अंदर, व्हेन आई एम टेकिंग, जब मैं क्लास कंक्लूड कर रहा हूँ ना, तो मैं इंशाल्लाह सैटरडे वाले टाइम को कुछ सॉर्ट आउट कर लूंगा. आई थिंक तहमिया ने भी मुझे कहा था कि शायद कुछ लोगों का क्लैश है, सो नो वरीज, मुझे क्लास की एंड में बेटा याद करा देना. और हानिया होपफुली यस. ओके मैम, तुम भी जरा मुझे याद करा देना लास्ट 5 मिनट्स में बेटा. ओके, मूविंग ऑन. तो इनके बाद वी हैव मेडिकल फिजिक्स. So medical physics is a standalone topic. और इसके साथ साथ we have astronomy and cosmology, and this is also a standalone topic. तो यार ये हमारे पेपर 4 का कंटेंट यहाँ पे कंक्लूड हो रहा है. सो मूविंग फर्दर, जो नेक्स्ट पेपर है दैट इज पेपर 5. इसके लिए द टाइम अलाउड is 1 hour and 15 minutes. इसके maximum marks 30. Or this paper consists of 2 questions. Each of 15 marks. So एक question होता है which is referred to by the term planning and designing.
और सेकंड क्वेश्चन होता है एनालिसिस, इवैल्यूएशन and conclusion. So the weightage for this paper is 11.5%. So yeah, purely from a weightage standpoint, I think इस तरह से आप learn कर लेंगे ना तो आपके लिए handy होगा. ये P4 was 38.5% weightage. P5 was 11.5% weightage. So ये आपका 50% बन जाता है. And the rest of the 50% is carried forward from your AS grades. ठीक है, that is the October-November series. सही है, so 50% की weightage आपकी A2s की है और बाकी का 50% वो आपके AS का grade होगा. So that is how collectively आपका पूरा का पूरा consolidated grade workout करके आ जाता है. अमार ने पूछा है, will you teach P5 as well? हाँ बिल्कुल, मैं P4 भी कराऊंगा, P5 भी कराऊंगा. तो since P5 के अंदर अमार कोई practical work नहीं होता ना, so इसीलिए मैं दोनों चीजें करा दूंगा. ऑलराइट यार, सो यार अब जो फर्स्ट वाला टॉपिक आज स्टार्ट करना है ना, which is circular motion, तो इससे वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं. सो दिस इज टॉपिक 1 ऑफ P4. सो एज आई सेड, मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग सिर्फ फॉलो कर लीजिएगा, कुछ भी लिखने की फिलहाल जरूरत नहीं है. और वंस आई एम डन विद द क्लास तो फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा तो गूगल क्लासरूम से अपने नोट्स वगैरह फिर कंपाइल कर लेना. और लेक्चर की अगर रिकॉर्डिंग सुननी हो, एज आई सेड कि फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल होगी, उसको वहां से देख लीजिएगा. ठीक है, सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है. सो पहले जरा डेफिनेशंस को गो थ्रू करा दूं और उसके साथ साथ फॉर्मूलाज को भी डिस्कस कर लेते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट. सो it is denoted by the symbol of S. It is measured in units of meters and it is defined as ये O levels वाली definition, displacement in a straight line. फिर next चीज, what is angular displacement. हो सके तो डेफिनेशंस साथ साथ याद भी कर लेना. So angular displacement is denoted by the symbol of theta. It is measured in either degrees or radians. हम लोग वैसे radians prefer करते हैं. And also from a mathematical standpoint, radians जरा ज़्यादा convenient होता है. It is defined as the angle formed at the center as a particle performs circular motion. So purely from a diagrammatic standpoint, अगर आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायग्राम पे शो करना हो ना, तो काइंड ऑफ इस तरीके से बना सकते हैं कि इमेजिन देयर इज दिस पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कल.
So based on the definition, the angle that is going to be formed at the center of the circle, तो सपोज करिए आपका ये पार्टिकल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो जो एंगल आपके सेंटर ऑफ द सर्कल में फॉर्म होगा ना, मैंने सेंटर ऑफ द सर्कल के अंदर एंगल को थीटा लिख दिया है, दिस एंगल इज टर्म्ड एज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ऑल राइट, आगे देखते हैं. थर्ड डेफिनेशन, लीनियर वेलोसिटी. आपको चाहिए हो बाद में कि मुझे अगर किसी पॉइंट पे स्क्रॉल अप करना हो तो बता दीजिएगा, मैं स्क्रीन को शिफ्ट अप कर दूंगा. So this is denoted by the symbol of V. It is measured in meters per second. It is defined as, और ये O levels वाली definition है, rate of change of linear displacement. So अगर आप फॉर्मूला सजेस्ट करोगे ना, so linear velocity is equal to linear displacement s divided by time t. ये आपका रिजल्ट आ जाएगा. हो सके तो जरा रिजल्ट थोड़ी देर के लिए याद भी रख लीजिएगा. जितने भी फॉर्मूलाज तुम लोगों के सिलेबस के हैं ना, मैं सारे फॉर्मूलाज के अराउंड बॉक्सेस वगैरह बना दूंगा ताकि आपको याद रखना कन्वीनियंट हो. फिर फोर्थ डेफिनेशन, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी. So it is denoted by a symbol of omega. ओमेगा को W करके लिखते हैं. It is defined as rate of change of angular displacement theta so अगर आपको फॉर्मूला जज करना हो, so angular velocity omega is equal to angular displacement theta divided by time. फॉर्मूला लर्न करना बहुत आसान है और आई थिंक अगर आप थीटा अपॉन टी बोलते हैं ना, तो इस तरह से लर्न करना बहुत सिंपल है. हाउ मच एंगल इज कवर्ड इन हाउ मच अमाउंट ऑफ टाइम. काफी लोग ये वर्डिंग भी यूज करते हैं, एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम, और ये वर्डिंग भी बिल्कुल सही है. अब अगर आपको यहाँ से इसकी यूनिट्स को फिगर आउट करना हो, तो आई थिंक आप जज कर सकते हैं ना, थीटा के लिए रेडियंस आ जाएगा, टाइम के लिए सेकेंड्स आ जाएगा. सो यूनिट्स का रिजल्ट आपका रेडियंस पर सेकेंड बन जाएगा. अब यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, पहले मैं वो सजेस्ट कर दूं और फिर आगे प्रोसीड करता हूं. तो एक तो यार ये चीज कि अगर आप अज्यूम करते हैं दैट एन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स अ कंप्लीट सर्कुलर मोशन. सो कंप्लीट का मतलब है जहां से स्टार्ट लिया था ना, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा. देन आई एम श्योर यू वुड एग्री कि इस केस के अंदर योर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा शुड बी रिटन एज फॉलोज. देखिएगा किस फॉर्म में लिखता हूं, एंड आई एम श्योर आप एग्री करेंगे. थीटा की जगह आप 2 पाई लगा सकते हैं, 360 भी सही है.
because the angle covered for a complete circle will be either 2 pi in terms of radians or 360 degrees. मैं वैसे radians prefer करूंगा, दोनों सही है, मैं 2 pi लिख रहा हूं. और जो time होगा for a complete circle, that can be denoted as capital T, where capital T is the time period. तो काफी स्टूडेंट्स को ऊपर वाले फॉर्मूले के बजाय ये वाला फॉर्मूला लिखना सूट करता है. दोनों करेक्ट हैं, जो भी आपको सही लगे. एक और पॉइंट ये सजेस्ट करना है कि इमेजिन इफ इन द एग्जाम्स दे आस्क यू डिफाइन द टर्म यूनिफॉर्म. मैं रेलेवेंट टर्म्स को हाईलाइट करते जा रहा हूं. एंगुलर वेलोसिटी ना. तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की वर्डिंग्स क्या बनेंगी? It's a term used when an object covers equal angles theta in equal intervals of time. ठीक है, सो अगर सेम एंगल्स कवर हो रहे हों in equal intervals of time, then we can use the term uniform angular velocity. I think सबसे easiest example होगा, think of the blades of a fan. So while performing circular motion, the blades of the fan tend to cover equal angles in equal intervals of time. Or for that matter, think of a clock. So clock का जो minute hand होता है या clock का जो seconds वाला hand होता है, उसका motion can be considered as an example of uniform angular velocity. Sorry. Now moving on further, जो अगली चीज ये डिस्कस करनी है कि how to represent linear velocity v and angular velocity omega on a diagram. So you know, कभी अगर आपको पूरे पूरे टर्म्स ना लिखने हो और सिर्फ डायग्राम के ऊपर अगर इन टर्म्स को शो करना हो ना, तो कैसे शो करते हैं? So imagine there is a particle moving in a circle. पार्टिकल को मैंने रेड कलर से लेबल कर दिया है एस पी. तो यार अगर आपको लीनियर वेलोसिटी शो करनी हो ना, so just make a tangent to the circle at that particular point. So linear is in a straight line ना. So कभी भी linear velocity को शो करना हो तो बस एक tangent बना के दिखा दीजिएगा. और अगर आपको angular velocity को शो करना हो तो जिस तरह मैंने ब्लू कलर से एक कर्व्ड पाथ बनाया है, इस तरह से डायग्राम पे शो कर दीजिएगा एंगुलर वेलोसिटी. सो एंगुलर वेलोसिटी एंगल पे डिपेंड करती है. एंगल आपका सर्कुलर फॉर्म में कवर होता है, सो एरो को भी मैंने आर्क की फॉर्म में बना दिया है. और लीनियर वेलोसिटी के लिए इट्स वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन, सो मैंने टेंजेंट की फॉर्म में शो कर दिया है. ठीक है, तो जिन दोनों टर्म्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो देख लीजिएगा. एंगुलर वेलोसिटी के लिए it can be represented by the construction of an arc, or linear velocity के लिए it can be constructed simply by making a tangent to the circle. All right.
अब नेक्स्ट चीज आगे ये डिस्कस करनी है कि हाउ टू रिलेट linear velocity v with angular velocity omega. तो रिलेशनशिप क्या बनेगी ना, उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है फिगर आउट करने का। तुम लोगों ने ओ लेवल्स की एड मैथ्स के अंदर और ए एस लेवल की मैथ्स में ये टॉपिक पढ़ा हुआ था। आई एम श्योर सबको याद होगा, सर्कुलर मेजर। इस टॉपिक के अंदर तुम लोग ये वाला फॉर्मूला करते थे, S is equal to R theta, सबको याद होगा। So if I start with this formula and imagine if I ask you to divide both sides by time, अच्छा नोट कीजिएगा कि अगर मैं दोनों साइड्स को टाइम से डिवाइड करूंगा ना, और क्यों कर रहा हूं वो आपको खुद ही अभी समझ में आ जाएगा, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। अब केयरफुली नोट कीजिएगा कि ऊपर हमने क्या चीजें प्रूफ करी थी। तो जरा दोनों फॉर्मूलाज को जिनको मैं सर्कल लगा रहा हूं ना, एक नजर देख लें। और मैंने सर्कल्स जिन फॉर्मूलाज को लगाया है ना, इसको अब मैं अप्लाई करता हूं। तो नोट कीजिएगा कि मैं S अपॉन टी की जगह पर रिप्लेस करके लीनियर वेलोसिटी v को रिप्लेस कर देता हूं। आई कॉपी डाउन r एज इट इज, और मैं थीटा अपॉन टी की जगह रिप्लेस करके w का टर्म लगा देता हूं। So this works out to be a formula which relates the linear velocity v with the angular velocity omega. अब इस फॉर्मूले की, यस शाज़ेन, तुम्हारी वर्डिंग बिल्कुल सही है, बट रिमेंबर कि इफ द एंगल कवर्ड इज वेरी स्मॉल शाज़ेन, then arc length and linear displacement will work out to be identical to each other. So let me repeat myself, Shazin. If the angle formed is very small, then the arc length and linear displacement will be kind of identical to each other. सही है, तुमने सेकंड स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। That was nonetheless a good question though. अब यार ये जो फॉर्मूला मेरे पास आया है ना, ये फॉर्मूला मुझे किस बात की इंडिकेशन दे रहा है? आई थिंक अगर आप इस फॉर्मूले को खुद देखोगे तो शायद आप इस बात को रिकॉग्नाइज करोगे कि v is coming out to be directly proportional to r, and what that indicates is the larger the radius, comma, the greater the linear velocity. So what I'm trying to imply over here is कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, and let's refer to that object as A. So मैं ऑब्जेक्ट A को डायग्राम पे ड्रॉ कर देता हूं। The center of the circle is marked as O. And imagine if there is another object B also performing circular motion.
So the diagram shows a circular turntable. और मैं assume कर रहा हूँ कि ये टेबल मेरा revolve कर रहा है. So just for a better understanding मैंने ऐसे करके show कर दिया है. तो अगर मैं आपसे पूछूं ना यार कि आपको कंपेयर करना है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फॉर बोथ ए एंड बी, तो आई थिंक फिर आपका आंसर ये बनेगा सिंस both A and B will cover the same angle at the center per unit time, as the table rotates. Therefore, they have the same angular velocity omega. ठीक है, सो तैमिया तुम्हारी वर्डिंग सही है, लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता ना कि कंपेयर the linear velocity of A and B, so I think फिर आपके लिए कुछ आंसर इस तरह का आपको देना पड़ता. Radius of B is greater than the radius of A since B is further away. Therefore, linear velocity of B is also greater than the linear velocity of A. सही है, तो मेरी स्क्रीन पे जो आंसर्स आए ना वो सही लिखे हुए और मैंने वर्डिंग्स की फॉर्म में लिख दिया है. अगर आपको रेडियस चाहिए हो तो मैं डायग्राम्स पे आपको दोनों की रेडियस बना के दिखा देता हूँ. सो मैंने ग्रीन कलर से रेडियस ऑफ ए मार्क किया है, ब्लू वाले कलर से रेडियस ऑफ बी मार्क किया है. होपफुली कंपेयर करेंगे तो आपको स्टेटमेंट खुद ही समझ में आ जाएगा. ऑलराइट, अब फर्दर आगे मूव करना है, तो मेरा ख्याल है मैं नेक्स्ट वाले पेज पे शिफ्ट कर जाता हूँ. Just give me a second. ऑल राइट, शाहजेन यार वो आई वॉज प्लानिंग कि कॉपी करने के बजाय मैं पूरे लेक्चर को शाहजेन आई जस्ट अपलोड इट एज इट इज स्लाइड बाय स्लाइड ऑन गूगल क्लासरूम. So on the previous page, I even mentioned the Google Classroom class code right in the beginning of the class. So it will be far more convenient for you
कि इंस्टेड ऑफ कॉपिंग इट साइड बाय साइड ना, मैंने क्लास कोड भी मेंशन कर दिया था राइट एट द टॉप. सो आई गेस इट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू गाइस कि मैं गूगल क्लासरूम पे पूरे लेक्चर को अपलोड कर दूंगा और फिर आप लोग जो है वो उसको वहां से गो थ्रू कर लेना. सही है ना? सो nonetheless फॉर दोज ऑफ यू हु जॉइंड लेट, मैंने गूगल क्लासरूम मेंशन कर दिया है. व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मुझे याद पड़ता है शायद नदीम ने लिखा हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर, बट आई गेस शायद लिखा हुआ होगा. सो टेक आउट सम टाइम टू जॉइन दैट, और फिर वंस आई एम डन विद द क्लास ना, तो फिर मैं इसको अपलोड कर दूंगा. ऑलराइट, सो कमिंग बैक टू द वर्किंग. तो यार अब नेक्स्ट चीज ये डिस्कस करनी है, कुछ रिपीट करना हो ना तो प्लीज डू लेट मी नो, or even if you want me to go back to the slide just so that you can refer to a formula or something, तो बस मेंशन कर दीजिएगा. I'll go ahead and do that. यार अब अगली चीज ये डिस्कस करनी है कि what is the concept of centripetal force. तो यार आपके लिए सेंट्रिपिटल फोर्स का पूरा टर्म लिखना सूट करे, सो बी इट. मैं नॉर्मली सेंट्रिपिटल फोर्स को सिंबॉलिकली लिख दूंगा. आई एम श्योर ओ लेवल्स में भी तुम लोगों ने पढ़ा हुआ था. सो देयर आर 2 पॉइंट्स जो शायद आपको याद भी होंगी. इट इज डिफाइंड एज द फोर्स required by any object to perform circular motion. So this is the first point. And the second point, the direction of this force is always towards the center of the circle. So short form में learn भी इस तरह कर लेना कि first point, it is a force required to perform circular motion. Second point, it's a force which is directed towards the center of the circle. Now, इस फोर्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला की डेरिवेशन नहीं है, तो बस मैं सिर्फ मेंशन कर देता हूं फॉर्मूला टू कैलकुलेट centripetal force. Okay, your syllabus mentions that the derivation is not required, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लेता हूं. Yeah, there are 3 different ways in which you can write down the formula. So the basic formula for centripetal force is mv square upon r. Now, if you replace v with the term rw, replace आप खुद करके देख लो. So replace v and उसकी जगह पर rw लगा के देख लीजिएगा please. So that will give you the second result. आप रिप्लेसमेंट करके चाहें तो चेक भी कर लें. तो ये आपका सेकंड रिजल्ट आ जाएगा. मैं रिजल्ट्स के साथ साथ बॉक्सेस भी बनाता जा रहा हूँ. एंड सिमिलरली if you replace this result तो जरा रिप्लेस करके देख लेना. फैज मैं आपके क्वेश्चन का 1 सेकंड में आंसर दे रहा हूँ. सो इफ यू रिप्लेस r इज इक्वल टू v अपॉन ओमेगा, तो ये भी आप जरा रिप्लेसमेंट करके देख लो. सो दैट विल गिव यू द थर्ड फॉर्मूला फॉर सेंट्रिपेटल फोर्स.
रिप्लेसमेंट्स आप ज़रा खुद करके देख लीजिएगा, तो आपके पास ये इंडिविजुअल रिजल्ट्स आ जाएँगे। हो सके तो यार तीनों रिजल्ट्स याद रख लेना, मैं इनको लेबल कर देता हूँ। जो मैंने ब्लैक वाला एरो लगाया है ना, वो सिर्फ़ आपकी कन्वीनियंस के लिए लगाया है। तो रिप्लेसमेंट करके देख लीजिएगा, आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स के तीनों रिजल्ट्स आ जाएँगे। सो यार फैज़ ने लिखा हुआ था, डू यू रिकमेंड कॉपिंग डाउन द नोट्स आफ्टर यू हैव अपलोडेड देम टू क्लासरूम? हाँ, आई थिंक यू शुड, एंड द रीज़न फॉर दैट फैज़ इज़ कि यार अनलाइक एएस, ए2s में तुम लोगों के 3 महीने गुज़रेंगे ना, एंड ट्रस्ट मी, इतने फ़ॉर्मूलाज़ तुम लोग कर चुके होगे कि तुम लोगों को रात को सोने से पहले भी फ़ॉर्मूलाज़ ही नज़र आ रहे होंगे। सो ए2 वर्सेस एएस मेन डिफरेंस है, ए2 इज़ वेरी मैकेनिकल, इसमें लर्निंग एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, इसमें फ़ॉर्मूलाज़ बहुत ज़्यादा है। एंड द ओनली वे आई हैव सीन स्टूडेंट्स अप्लाइंग देमसेल्व्स प्रॉपर्ली इज़ कि जब उनको सारे के सारे फ़ॉर्मूलाज़ याद होते हैं। सो इतने सारे फ़ॉर्मूलाज़ विदिन अ फ्यू मंथ्स आपके पास जमा हो जाएँगे ना, तो उसको याद करने का तरीका आई फील बेस्ट यही है कि आप नोट्स को दोबारा से लिख लिया करें। ऑल्दो इट डज़ टेक सम टाइम, बट समहाउ लिखने से चीज़ें, आई डोंट नो यू ट्रस्ट मी और नॉट, बट सीरियसली ट्रस्ट मी ऑन दिस, लिखने से चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रह जाती हैं। सो it's kind of a factual thing, गूगल करके देख लेना। somehow memory serves you better अगर आप चीज़ों को लिखते हो तो I strongly suggest कि लिख लिया करो। ऑल्दो ज़्यादा लोग सुनते नहीं है बात को, वो ये कहते हैं नहीं यार, एवें ही सर तो कह रहे होंगे, लेकिन मेरा तो फिर भी ये ख़्याल है कि यार लिख लिया करो, बेहतर है। अस्मा ने कहा है कि 5 मिनट्स का ब्रेक आई थिंक असर के लिए चाहिए होगा। अस्मा मैं सोच रहा था कि यार 6:30 के बाद पढ़ लेंगे असर, क्योंकि टाइम तो है ना, तो अगर इजाज़त दे दो तो मैं वन गो में चीज़ें करा लूँ, फिर जैसे आपकी मर्ज़ी, बिकॉज़ आई थिंक 6:30 पर भी असर का टाइम तो रहता है। ओके, अम, एक किसी ने पूछा है सर कौन से फ़ॉर्मूलाज़ आर गिवन? तो यार इकरामा काफ़ी कम फ़ॉर्मूलाज़ गिवन होते हैं। सो मेरा अपना ये ख़्याल है कि ज़्यादातर फ़ॉर्मूलाज़ आपको याद ही करने पड़ेंगे। सो बहुत कम देते हैं फ़ॉर्मूलाज़। ओके, येस तैमिया, तुम्हारा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। ओके, अमीना तुमने सर लिखा था। सैटरडे क्लास टाइमिंग्स तो हमारी मैथ्स के साथ क्लैश हो रही है ना? हाँ, मुझे अमीना किसी और ने भी बिगिनिंग ऑफ द क्लास में आई थिंक रिमाइंड कराया था। सो आई टोल्ड देम कि मेरे लास्ट 5 मिनट्स में मुझे रिमाइंड दोबारा करा देना। सो इंशाल्लाह मैं सैटरडे वाली क्लास को हाफ एन आवर डिले करने का मैसेज लिख दूँगा। तो जस्ट रिमाइंड मी अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास अमीना, ठीक है? अच्छा जी, अब यार ये तो फोर्स के फॉर्मूलाज़ आ गए। सो आई एम श्योर यू वुड एग्री दैट फोर्स गिव्स राइज़ टू एक्सेलरेशन, हेंस centripetal acceleration is given by the following relationship. So based on the formula F is equal to ma, you would all agree acceleration is force divided by mass. तो यार अगर आप सारे के सारे फोर्स के रिजल्ट्स को मास से डिवाइड करोगे ना, तो मैं बारी-बारी एक-एक रिजल्ट्स को देखता जा रहा हूँ। तो आप सारे के सारे रिजल्ट्स को अगर मास से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन के आंसर्स आ जाएँगे। So the first result for centripetal acceleration is this. फिर सिमिलरली आप सेकंड वाले रिजल्ट को भी मास से डिवाइड करोगे तो दिस इज व्हाट यू एंड अप गेटिंग।
और फाइनली आई थिंक मैं ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में लिख लूं, सो ये मेरा सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। और थर्ड वाले रिजल्ट को भी इफ यू डिवाइडेड बाय मास you will end up getting this answer. So basically, there are three results for centripetal force, and likewise, there are three results for corresponding centripetal acceleration. अब यार इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे करेंगे ना, आप वो देख लेते हैं। तो जहां जहां पर भी फॉर्मूलाज चाहिए होंगे ना, अगर याद ना हो तो मुझे बताते जाइएगा, मैं स्क्रीन पे स्क्रॉल बैक कर जाऊंगा, और अगर याद रहे तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यार, where we can apply these results. फर्स्ट केस देख लेते हैं। सो आप इमेजिन करो, सन के अराउंड आपका अर्थ अगर ऑर्बिट कर रहा है, सो आई एम श्योर ये आपने ओ लेवल्स में भी किया हुआ था। फॉर दिस डायग्राम आई कैन सेफली से that it is the gravitational force which provides the centripetal force। ठीक है, वर्डिंग इस तरह से लिख लेता हूं, gravitational force provides the centripetal force। then likewise imagine कीजिएगा कि अगर एक स्ट्रिंग के साथ आपने एक स्टोन को टाई करके रखा हुआ है, and this time the stone is made to perform circular motion। So I'm sure you would agree, इस केस में आप कहते थे that it is the tension in the string which provides the centripetal force। तो ये दो सिनेरियोज हो गए। एंड लाइकवाइज थर्ड वाले केस को देख लीजिएगा। So imagine if you have a circular turntable इसमें सपोज करें कि आपने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, and the turntable is performing circular motion। Any suggestion what provides the centripetal force in this case? जी, फ्रिक्शनल फोर्स की वर्डिंग सही है जो तहमिया ने लिखा हुआ है, मैं पूरी वर्डिंग लिख लेता हूँ, फ्रिक्शन भी सही है। सो इट्स द फ्रिक्शनल फोर्स between the object and the surface of the table which provides the centripetal force। शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो ना, सो फ्रिक्शनल फोर्स provides the centripetal force। ठीक है, अमार ने भी ये लिखा हुआ था, फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द टेबल, फेयर इनफ। अच्छा यार, अब ये जो मैंने दो तीन एग्जांपल्स बनाए ना, इसको अप्लाई कैसे करेंगे?
सो इमेजिन करो कि यार अगर आपको एक सिनेरियो क्वेश्चन की फॉर्म में ये गिवन हो, मैं 2 चीजें पूछ लूंगा क्वेश्चन में। So I'm giving you once again a diagrammatic representation of a turntable. Since calculation करनी है ना, तो यार अस्मा या अमार कैलकुलेटर एक पिक कर लेना प्लीज। द टेबल इज परफॉर्मिंग रेवोल्यूशन, सो ये सर्कल में मूव कर रहा है। इस पे एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। The distance of the object is given as, so मैं ये डिस्टेंस अज्यूम कर लेता हूँ 0.7 मीटर्स। तो पहले जरा क्वेश्चन की वर्डिंग्स देख लेना, फिर कैलकुलेट कर लेंगे। द क्वेश्चन सेज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स between the table and the object is 0.85 W, where W represents the weight of the object. Use this information to calculate क्या चीज कैलकुलेट करनी है वो देख लो। To calculate the maximum number of revolutions performed by the object in 1 minute. ठीक है, जरा तसल्ली से क्वेश्चन की वर्डिंग्स देख लो। So the frictional force between the object and the surface of the table is given as 0.85 W, where W is the weight of the object. So use this information to calculate the maximum number of revolutions. Maximum number of complete revolutions लिख देता हूं ताकि आंसर होल नंबर में आ जाए। ठीक है, नाउ सिंस इन द प्रीवियस एग्जांपल आपने खुद ही सजेस्ट किया था और ये आपको नजर भी आ रहा होगा कि it is the frictional force which provides the centripetal force. So I'll start with this statement. FF, frictional force, provides the centripetal force FC. अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू is given in the question as 0.85 W. W can be replaced by the term mg. Now for the centripetal force, remember there are 3 formulas. So यार ऊपर तीनों formulas लिखे हुए थे। मेरी सजेशन ये है कि out of the 3 formulas, and I'll tell you why, I'll go with the second result. Now in case if you're wondering ना कि second वाला result मैंने क्यों choose किया है, तो आपको खुद भी अभी समझ में आ जाएगा। So for centripetal force, I'm using my second result. Let's see why that matters. So this was the second result, mr omega square. This allows me to cancel the mass. If I simplify, g can be taken as 9.81. Radius diagram se check kar lo, 0.7. And omega, from the previous slide, if you remember, it can be written as 2 pi upon t. तो यहां से एटलीस्ट मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा।
सो पहले जरा ये कैलकुलेट करके देख लेना कि मेरे टाइम पीरियड का आंसर क्या आता है। 1.82, थैंक यू। अब यार द क्वेश्चन वाज आस्किंग यू कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होंगे इन 1 मिनट। सो आई गेस ये काम यूनिटरी मेथड से हो सकता है ना। तो 1 रेवोल्यूशन टेक्स 1.82 सेकेंड्स। सो 60 सेकेंड्स के अंदर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने बनेंगे ना, पहले बता दीजिएगा, फिर मैं उसको राउंड ऑफ कर दूंगा। 32.9 आ रहा है ना। तो यार कंप्लीट रेवोल्यूशंस पर आपको राउंड डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्लीट पूछा है ना। सो राउंड डाउन करना पड़ेगा to get the answer of complete revolutions. Because 32.9 का मतलब है 33 पूरे नहीं हो रहे. So round it down to obtain the total number of complete revolution. सही? तो 33 के बजाय 32 हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें एक चीज मुझे और पूछनी है। इसकी वर्डिंग्स को जरा केयरफुली मुझे फिर सजेस्ट कीजिएगा। पहले क्वेश्चन देख लें। Another object is also placed as shown. So यार जो प्रीवियस वाला ऑब्जेक्ट था ना, पहले मैंने इसको बना दिया है, इसको मैं ए लेबल कर देता हूं, और जो न्यू ऑब्जेक्ट है इट्स क्लोजर टू द एज, इसको बी लिख देता हूं। The question further says the speed of rotation is gradually increased. Suggest and explain which object slides off first from the circular turntable. दोनों चीजें, हाँ, फॉर्मूले के साथ सजेस्ट करना और एक्सप्लेन which object slides off first from the circular turntable. ठीक है, सो मेरी स्क्रीन पे जो आंसर्स आ रहे हैं ना, आई गेस वो करेक्ट है। तो उसका आंसर मैं वर्डिंग्स की फॉर्म में इस तरह से दे देता हूं। पहला पॉइंट, remember omega की value is going to be the same for both. Because both objects A and B are going to perform or are going to cover rather same angle in the same amount of time. So omega की value तो दोनों के लिए same है. So based on the formula, since radius of B is greater than the radius of A, therefore velocity of B is going to be greater as compared to the velocity of A. So B will be traveling at a faster speed. मैं 3 पॉइंट्स में आंसर दे रहा हूँ।
तो पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट, सेंट्रिपिटल फोर्स का ये रिजल्ट था ना। वैसे तो 3 रिजल्ट्स थे, आई हैव गॉन विद दिस रिजल्ट। यू माइट आर्ग्यू कि सर आपने ये वाला रिजल्ट क्यों चूज किया? तो ये वाला इसलिए चूज किया बिकॉज एम एंड ओमेगा आर कांस्टेंट्स, तो एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। वर्डिंग्स पढ़ लेना सर। मैंने सिंस क्वेश्चन में सजेस्ट एंड एक्सप्लेन लिखा था ना, इसलिए मैं प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। अदरवाइज जिन लोगों ने शॉर्टर वर्जन में आंसर्स दिए थे, आई बिलीव वो भी करेक्ट थे, बट अगर 3 मार्क्स के लिए होना तो फिर आई थिंक इस तरह से आंसर दीजिएगा। सो जरा इंडिविजुअल पॉइंट्स को देख लिया। पहला पॉइंट था ओमेगा की वैल्यू इज द सेम। फिर सेकंड वाला पॉइंट, velocity of b is greater than velocity of a। फिर थर्ड वाला पॉइंट, centripetal force is proportional to velocity, hence particle traveling faster requires more centripetal force to remain intact। if friction, पूरा लिख देता हूं प्रॉपर फॉर्म में। जरा कुछ लोग ओके या अंडरस्टूड कर देंगे कि आप लोगों ने मेरे सारे स्टेटमेंट्स की वर्डिंग्स को पहले इत्मीनान से चेक कर लें, और अगर जस्टिफिकेशन आपको मिल जाए या अगर कोई काउंटर क्वेश्चन हो, सो आइदर वे सजेस्ट कर दीजिएगा, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। सो फर्दर आगे देखते हैं यार। Yeah, there is this kid by the name of Hawaii Y9। I don't know, is Y9 a cell number? मतलब कोई मॉडल नंबर है Y9 हवावी का? So if that kid is still there, फोन का मॉडल है। ओ ओके, आई थॉट हवावी तो अब आता ही नहीं है, बिकॉज मुझे लगता था शायद हवावी ने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी है, या आई थिंक असमा ने पूछा है दिस इज व्हेन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द सेम। बिल्कुल सही है, इट्स स्टिल मैन्युफैक्चर्ड। सही है। सो हानिया मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हानिया डायग्राम को पहले देख लो। पहली चीज हानिया रिकग्नाइज करो, दोनों पार्टिकल्स सेम एंगल कवर करेंगे इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। तो मैंने लिखा ओमेगा विल बी द सेम फॉर बोथ। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हो गया। ये स्टेमिया तुम्हारा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फिर हानिया, बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, सिंस वेलोसिटी एंड रेडियस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो मैंने इसकी बेसिस पे सेकंड स्टेटमेंट ये सजेस्ट किया कि बी का रेडियस ज्यादा है तो बी की डेफिनेटली स्पीड भी ज्यादा होगी। तो ये दो चीजें हो गई। फिर फाइनली मैंने ये कंक्लूड किया कि सेंट्रिपिटल फोर्स स्पीड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसकी ज्यादा स्पीड होगी दैट इज बी, उस पे ज्यादा सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा। तो मैंने स्टेटमेंट आगे लिखा, hence particle traveling faster which is b requires more centripetal force to remain intact। तो हानिया जो पार्टिकल फर्दर अवे है
उसको अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए ज्यादा सेंट्रिपेटल फोर्स चाहिए होगा। नाउ आस्क योरसेल्फ, ये सेंट्रिपेटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? तो इट वाज द फ्रिक्शन। नाउ रिमेंबर द टू पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल, सो फ्रिक्शन की वैल्यू इज द सेम फॉर बोथ ऑफ देम। So B wala particle requires more centripetal force to remain in its position. And the friction available for both particles is the same because the particles are identical. So मैंने finally conclude किया कि if friction is not able to meet with that requirement or if friction is unable to meet with that demand, तो जिसको ज्यादा centripetal force चाहिए है अपनी position maintain करने के लिए, जाहिर है वो particle अपनी position maintain नहीं कर सकेगा और hence consequently वो fall off कर जाएगा। ओके, अब्दुल्ला ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इफ यू लुक एट द फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर ओमेगा। गाइस मुझे एक सेकंड देना, मैं जरा अब्दुल्ला का स्टेटमेंट रीड कर लूं। अब्दुल्ला, तुमने जो स्टेटमेंट लिखा है जरा केयरफुली देखो, तुम्हारी वर्डिंग इसलिए गलत है बिकॉज तुम इस तरह से लिख के ये कंक्लूड कर रहे हो कि रेडियस डिफरेंट है इसलिए ओमेगा डिफरेंट होगा, बट तुम ये बात भूल गए हो कि रेडियस डिफरेंट होने के साथ साथ वेलोसिटी भी डिफरेंट है। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट करते हैं अब्दुल्ला, thereby keeping the value of omega constant. So सिर्फ रेडियस इज नॉट द गवर्निंग फैक्टर, रेडियस के साथ साथ अब्दुल्ला वी भी डिफरेंट होता है। सो वी अपॉन आर का रेशियो रिमेन्स द सेम विच कीप्स द वैल्यू ऑफ ओमेगा कांस्टेंट एट ऑल टाइम। ठीक है बेटा, अब फर्दर आगे मूव करना है यार। जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करनी है ना, इसको भी आई थिंक इसी स्लाइड पे कर लेता हूँ। So this next working falls under the heading of what is called working of a conical pendulum. तो यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करेंगे यार। एक तो ये कि कोनिकल पेंडुलम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, और फिर ये कि ये ऑपरेट कैसे करता है। तो डायग्रामेटिकली स्पीकिंग, this is how a conical pendulum looks like. So it's basically a pendulum which is made to move in a circle. तो अगर आप पेंडुलम को सर्कल में घुमाएंगे ना, तो जो इंप्रेशन बनेगा that will resemble the structure of a cone, hence the term conical pendulum. So a pendulum which is made to perform circular motion. लिख भी देता हूँ। तो लेट्स सी इसमें हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। तो पहला काम तो ये कि मैं फोर्सेस मार्क करता हूँ। आप देख लीजिएगा, एक मैंने पेंडुलम का वेट मार्क कर दिया, दूसरा मैंने एक टेंशन मार्क कर दी। नेक्स्ट चीज, मैं एंगल विद द वर्टिकल थीटा अज्यूम कर लेता हूं ताकि मैं टेंशन को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकूं। तो जो ब्लू वाला कंपोनेंट मैंने ड्रॉ किया है, जिसको आप एएस में बोलते थे वर्टिकल कंपोनेंट, ये बेटा बन जाएगा टी कॉस थीटा। और जो ग्रीन वाला कंपोनेंट, ग्रीन नहीं येलो वाला बना देता हूं, जो येलो वाला कंपोनेंट मैं बना रहा हूं which is directed towards the center of the circle, ये येलो वाला कंपोनेंट आई एम श्योर आप अग्री करेंगे, दिस विल बिकम टी साइन थीटा। ठीक है, तो जरा पहले डायग्राम को देखिएगा। तो मैंने दो चीजें लिखी हैं।
तो बाय डेफिनेशन अ कोनिकल पेंडुलम इज अ पेंडुलम परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। मैंने फोर्सेस को मार्क किया। सो वन ऑफ द फोर्स वाज द वेट mg, द अदर फोर्स वाज टेंशन। इसके बाद मैंने टेंशन को रिजॉल्व कर दिया। तो टेंशन के दो कंपोनेंट्स बने ना। वर्टिकल कंपोनेंट बना टी कॉस थीटा, रेजोल्यूशन आई एम प्रिज्यूमिंग आपको एएस से याद होगा, और हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट बन गया टी साइन थीटा। नाउ इफ आई आस्क यू, ये दोनों कंपोनेंट्स क्या पर्पस सर्व करेंगे? आई एम श्योर यू वुड एग्री, टी कॉस थीटा will balance out the weight of the object, so that the object does not move in the vertical plane. Hence, t cos theta is equal to mg. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और आई थिंक सेकेंड स्टेटमेंट मेरा स्क्रीन पर हमजा ने लिखा है, जो करेक्ट लिखा हुआ है। सो मेरा सेकेंड स्टेटमेंट होगा, इसकी वर्डिंग्स को केयरफुली देख लीजिएगा। t sin theta which acts towards the center is responsible for providing the centripetal force. सो यहां से मेरी सेकेंड इक्वेशन बन रही है, चेक कर लीजिएगा। तो यार, इफ आई वर टू आस्क यू कि आप इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करें, ताकि मेरे पास एक सिंप्लीफाइड वर्जन आ जाए। सो डिवीजन मैं करता हूं, आप जरा चेक कर लीजिएगा। कुछ रिपीट करना हो ना तो प्लीज देख लें। साइन अपॉन कॉस बिकम्स tan थीटा, ये आप लोग मैथ्स में करते हो। सो tan थीटा इज इक्वल टू दिस रिजल्ट। अब काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि सर इस रिजल्ट का फायदा क्या है, या ये कि हम इस रिजल्ट को अप्लाई कहाँ पर करेंगे, या हम इस रिजल्ट को यूज कहाँ पर करेंगे। तो अगर आपको सपोज करें ये क्वेश्चन गिवन हो कि द लीनियर वेलोसिटी of the conical pendulum is 28 centimeters per second. Calculate the angle theta which the pendulum forms with the vertical axis. So अगर मैं इसके डायग्राम पे दोबारा जाऊं ना, तो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, पहले इन्फॉर्मेशन रीड कर लें। तो लीनियर वेलोसिटी गिवन है एंड दे एक्सपेक्ट यू कि आपको थीटा फाइंड करना है।
है ना? सो टेक्निकली दिस इज व्हाट इट मींस। मैं डायग्राम पे शो करता हूँ, फिर बाद में मिटा दूंगा। सो द क्वेश्चन इज सेइंग कि अगर पेंडुलम की लीनियर वेलोसिटी आपको गिवन हो 28 या जो भी मैंने लिखी हुई थी, यूज दैट इंफॉर्मेशन टू फिगर आउट कि आपके पेंडुलम का एंगल विद द वर्टिकल कितना बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करने के लिए पहले मैं डायग्राम पर से ये इंफॉर्मेशन मिटा देता हूँ। ओके, सो इस तरह की कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए आई थिंक यू वुड एग्री, ये जो फॉर्मूला आया था ना, इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ आई कैन अप्लाई दिस। tan थीटा, थीटा फाइंड करना है, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स के तीन रिजल्ट्स थे। इफ यू अलाउ मी, तो मेरे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का बेस्ट रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, मुझे वेलोसिटी फाइंड करनी थी ना, सॉरी मुझे वेलोसिटी गिवन थी। मैं रेडियस पे भी आपको लिख दूंगा। सो मुझे वेलोसिटी गिवन थी, तो आई हैव गॉन विद दिस फॉर्मूला। रेडियस अभी लिख देता हूँ, एरो जरा मिटा दूं मैं, थोड़ी जगह मिल जाए ना। तो मैं रेडियस की इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। सो इफ यू अप्लाई द फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पर बेटा mv² अपॉन r आ जाएगा। मैंने सर्किल कर दिया है, डिवाइडेड बाय mg। कोई नंबर रिपीट करना हो ना तो प्लीज देख लीजिएगा। सो मास गेट्स कैंसिल्ड आउट, द इक्वेशन सिंप्लीफाइज टू दिस रिजल्ट। बाकी आप वैल्यूज को रिप्लेस कर दो, रेडियस को कन्वर्ट कर देना, वेलोसिटी को भी कन्वर्ट कर देना। एंगल आ जाए तो जरा सजेस्ट कर दीजिएगा। हाँ, मुझे रेडियंस में दे दें तो भी सही है। अगर किसी ने डिग्रीज में निकाल दिया है तो मैं लिख लूंगा, नो इश्यूज। तो गाइज रेडियंस में ये आ रहा है, डिग्रीज में चाहिए हो तो पहले डिग्रीज में आप लिख दीजिएगा, एज सच कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, 0.08 कर देता हूँ। ओके, नाउ जस्ट लाइक कोनिकल पेंडुलम, एक एग्जांपल और भी देखिएगा। तो सपोज करें कि अगर मैं एक सिचुएशन में ये लिखता हूँ कि एन एयरक्राफ्ट is made to perform circular motion as shown। तो जरा केयरफुली डायग्राम देखिएगा। बहुत बेहतर डायग्राम तो नहीं बन रहा, लेकिन एक रीजनेबल डायग्राम बना देता हूं कि दिस इज द एयरक्राफ्ट। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि ये एयरक्राफ्ट मेरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है।
अब इसके ऊपर इफ आई वर टू मार्क अ फ्यू फोर्सेस, तो कौन से फोर्सेस इसके ऊपर मार्क होने चाहिए? तो सपोज करें इफ आई आस्क यू फर्स्ट पार्ट में, मार्क द फोर्सेस, मार्क द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, चलें इस तरह से लिख देता हूँ, एंड द लिफ्ट फोर्स। तो यार वेट का तो खैर सबको ही आइडिया होता है कि वेट इज गोइंग टू बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स। लिफ्ट का नाम कुछ लोगों ने सुना हुआ होता है, अ, जिनको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का शौक होता है उन्होंने ये लिफ्ट का टर्म सुना हुआ होता है। लेकिन अगर आप में से किसी ने लिफ्ट फोर्स का नाम ना सुना हुआ हो, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिख के फिर इस फोर्स को मार्क कर देता हूँ। सो लिफ्ट फोर्स बाय डेफिनेशन is the force provided by the engine and its direction is upwards and perpendicular to the wings। मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, सो तेमिया ने वर्डिंग सही लिखी हुई थी कि द लिफ्ट फोर्स, अच्छा काफी लोग लिफ्ट फोर्स को अपथ्रस्ट बोलते हैं। सो आप में से जिनको एएफ की वर्डिंग याद है ना, और अगर आप इसकी जगह पर अपथ्रस्ट बोलना चाहते हैं तो इट इज फाइन, है ना। लेकिन सिंस वो एएस का टर्म था, गलत बिल्कुल नहीं है, अगर आपको यूज करना है टर्म तो बिल्कुल सही है। एनीवेज मैं ड्रॉ कर देता हूँ। सो इट इज सपोज टू बी प्रोवाइडेड बाय द इंजन, सो अपथ्रस्ट भी सही है, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द विंग्स। ड्रॉ करके देख लेते हैं। द मोमेंट मैं वेट को मार्क करूंगा ना, वेट को ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ MC, और जैसे ही मैं लिफ्ट फोर्स को मार्क करूंगा, लिफ्ट फोर्स के लिए जो भी अल्फाबेट आपको सही लगे आप यूज कर लीजिएगा। सो आई थिंक यू वुड ऑल एग्री कि जो डायग्राम मेरे पास बन रहा है ना, अगर आप केयरफुली इस पूरे डायग्राम को देखें और अगर आप इस ऊपर वाले कोनिकल पेंडुलम वाले डायग्राम को देखें, तो नोटिस कीजिएगा दोनों डायग्राम्स बिल्कुल सेम है ना। वेट इसमें भी लग रहा है, वेट उसके अंदर भी लग रहा था, और यहां फोर्स का नाम मैंने टेंशन रखा था, वहां पे मैंने फोर्स का नाम लिफ्ट फोर्स रखा था। सो टेक्निकली दिस डायग्राम इज एग्जैक्टली द सेम एज द नेक्स्ट वन। तो आप जरा देखिएगा, बिल्कुल सेम डायग्राम बना हुआ है ना। वही वेट है और वो टेंशन की जगह अपथ्रस्ट भी सही है, लिफ्ट फोर्स भी सही है, जो भी वर्डिंग आपको सूट करती है। विच मीन्स कि अगर मैं बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले एग्जाम्पल के अंदर हमने टेंशन को रिजॉल्व किया था, तो बिल्कुल वैसे ही अगर मैं एंगल थीटा सपोज करके लिफ्ट फोर्स को रिजॉल्व करूं, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, इसको मैंने पहले भी ब्लू ही कलर से बनाया था, इसका रिजल्ट आ जाएगा L cos थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा, आई बिलीव इसको हमने मस्टर्ड कलर से शो किया हुआ था, ये आ जाएगा L sin थीटा। एंड वंस अगेन इफ आई आस्क यू कि दोनों कंपोनेंट्स क्या पर्पस सर्व करेंगे,
तैमिया, तुम्हारी वर्डिंग मैंने रीड कर ली है, वर्डिंग बिल्कुल सही लिखी हुई है। तो दोनों कंपोनेंट्स क्या पर्पस सर्व करेंगे? सो आई थिंक पहला स्टेटमेंट होगा L cos theta balances the weight. So same equation आ जाएगी, L cos theta is equal to mg. So that's the first equation. और जो दूसरा कंपोनेंट है L sin theta, चेक कीजिएगा, it is acting towards the center. Therefore, it provides the centripetal force. So यहाँ पर भी बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। सो कोनिकल पेंडुलम वाला रिजल्ट इस रिजल्ट के साथ काइंड ऑफ मैच कर रहा है। एंड अगेन इफ आई गो फॉर इक्वेशन 2 divided by equation 1, you would realize I'll end up with almost the same result as before. पिछले एग्जाम्पल में टेंशन कैंसिल हो गया था, इस वाले केस के अंदर लिफ्ट फोर्स कैंसिल हो गया, और similar to the previous example, you end up getting a similar answer, that is tan of theta is equal to fc divided by mg. ओके यार, मेरे पास किसी एक स्टूडेंट ने ये पूछा है कि अगर एंगल थीटा की पोजीशनिंग मैंने चेंज कर दी होती तो फिर क्या होता। सो गाइज, ये मैं चाह रहा हूं कि आपको शो भी कर दूं। अगर किसी सिनेरियो के अंदर वो आपको एंगल की पोजीशन चेंज करके दे देते हैं तो जाहिर है फिर आपकी इक्वेशंस में एक माइनर चेंज आ जाएगा। लेट मी शो दैट टू यू। सो अगर वो आपको डायग्राम पर वेट बनाकर दे दें, लिफ्ट फोर्स भी बनाकर दे दें, बट इमेजिन करें कि अगर एग्जामिनर आपको एंगल वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल के साथ बनाकर दे देता है, जैसे कि मैंने बनाया है। अगर ये सिनेरियो हो ना, लिख भी देता हूं, इफ दिस सिचुएशन is provided, then the results will change. थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं। तो मैं मस्टर्ड कलर से ही वर्किंग कर लेता हूं। So now the force towards the center will be L cos theta. So मेरी एक इक्वेशन ये बनेगी, एक्चुअली थोड़ा सा फ्लिप हो गया कि L cos theta provides the centripetal force, and the other component which I'm constructing with the blue color right now, let me just darken it a bit. तो ये कंपोनेंट बन जाएगा L sin theta, I presume. Consequently, इसका रिजल्ट हो जाएगा L sin theta
इज इक्वल टू mg। तो अब अगर आप डिवाइड करेंगे ना, तो आई थिंक आप रिकग्नाइज कर चुके होंगे कि क्या डिफरेंस आएगा। काइंड ऑफ सिमिलर है, बट ये फर्क पड़ गया है कि टर्म्स आपके थोड़े से फ्लिप हो गए। तो माय सजेशन टू यू वुड बी, इक्वेशन लर्न करने के बजाय सिचुएशन को देख लीजिएगा और फिर अकॉर्डिंगली अपनी इक्वेशन फॉर्म कर लीजिएगा। तो कंपेयर करके देख लें, तकरीबन सेम है, विद द ओनली एक्सेप्शन बीइंग कि आपके टर्म्स जो है ना वो फ्लिप हो गए, और इसीलिए फ्लिप हो गए बिकॉज आपने एंगल को चेंज कर दिया था। ठीक है यार। हमजा ने भी वर्डिंग सही लिखी हुई है, so हमजा तुम्हारा स्टेटमेंट भी सही है। वुड इट बी रॉन्ग इफ यू डिड 2 पाई माइनस थीटा एंड फाइंड द अदर एंगल? जरूरत नहीं है कि आप 2 पाई माइनस थीटा करके दूसरा एंगल निकालो, कर सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है। तो यू आर बेटर ऑफ कि जहां पर भी एंगल दिया है उसी की अकॉर्डिंगली रिजॉल्व कर लेना, काम तो वैसे भी चल जाएगा। और रिजल्ट भी काइंड ऑफ सिमिलर ही आ रहा है, थोड़ा सा ही फर्क है कि आपके टर्म्स बस फ्लिप हो गए। तो 2 पाई माइनस थीटा वगैरह या इस तरह करने का कुछ इतना फायदा नहीं होगा। रादर जो इक्वेशन गिवन हो और जहां थीटा गिवन हो, अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर लीजिएगा। ठीक है गाइज, मेरा ख्याल है मैं इस पॉइंट पे क्लास को कंक्लूड कर रहा हूँ। तो अब आप लोगों ने मुझे एक चीज ये रिमाइंड करानी थी कि सैटरडे की टाइमिंग्स का क्या है। तो गाइज अगर मैं सैटरडे को 5:30 कर दूं मैमा, सो विल दैट बी ओके? तो 5:30 ऑनवर्ड्स अगर मैं क्लास रखूं, सो मेरा ख्याल है वो जरा ओके करते जाएंगे प्लीज, इफ दैट वुड बी ओके फॉर यू गाइज। कैन वी डू इट 5:30 टू 7 सोच रहा था मैं। सो अगर 5:30 टू 7 हो जाए ना तो फिर मेरे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। ठीक है। सो एक किसी स्टूडेंट ने लिखा था, शाहजैन ने लिखा था आफ्टर 6:15। तो शाहजैन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, अगर पॉसिबल हो तो यार 5:30 वाले 5:30 टू 7 कर लो, बिकॉज मैं ऑलरेडी हाफ एन आवर चेंज कर रहा हूँ ना, तो मुझे अपने बाकी बैचेस को भी फिर बेटा शिफ्ट करना पड़ेगा। सो सी इफ दैट वर्क्स आउट फॉर यू शाहजैन। ऑल राइट शाहजैन, फेयर इनफ। ठीक है। सो मैम 5:30 पे अगर तुम्हारी क्लास खत्म होगी, सो आई एम होपिंग कि 5:30 पे आई कैन स्टार्ट ना। वैसे भी थोड़ी देर तो हो जाती है स्टार्ट करने में, सो होपफुली तुम ज्वाइन इन कर लोगी। दानियाल यू नीड टू टाइप योर मैसेज अगेन, आई थिंक वो बहुत ऊपर चला गया है तो मुझे मिला नहीं। अर्लियर इन द डे मुश्किल हो जाएगा दानियाल, बिकॉज एक तो ये होगा कि बेटा अर्लियर के अंदर किसी ना किसी का क्लैश हो जाएगा, और मेरी भी क्लासेस होंगी उससे पहले। सो शायद मेरे लिए अर्लियर करना मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा, बट हाफ एन आवर डिले मैं कर सकता था क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्लैश हो रहा था। तो मैनेज हो जाएगा दानियाल बेटा, इफ पॉसिबल। सो यार दानियाल का मेरे पास रिप्लाई आ जाए ना। ठीक है चलो यार, थैंक यू। सो गाइस फिर मैं सैटरडे वाले दिन क्लास को 5:30 ऑनवर्ड्स कर देंगे। ऑलराइट, सो बिफोर आई फॉरगेट, आयशा ने लेक्चर रिकॉर्ड किया है। बासिल थोड़ी देर के लिए शायद डिस्कनेक्ट हुआ था। सो आयशा के अलावा आई थिंक हु एल्स वाज देयर? अस्मा ने किया है, बिल्कुल सही है, अस्मा वाज देयर थ्रू आउट। और बासिल आई थिंक थोड़ी देर के लिए लेक्चर से ड्रॉप आउट हुआ था। और सैयद अमान भी है। ठीक है। सो अमान है, आयशा है और अस्मा है। ओ गुड, सारों के नाम ए से आ रहे हैं, मुझे याद भी रह जाएंगे। सो आयशा, अमान, अस्मा, तुम लोग फिर हर क्लास रिकॉर्ड कर देना। और यार अगर हो सके तो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर रिकॉर्डिंग प्लीज डाल देना। ठीक है गाइस, तो मैं आज वाली क्लास को कंक्लूड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर सैटरडे वाले दिन विल कंटिन्यू ऑन फ्रॉम दिस पॉइंट। मैं स्लाइड्स को स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 करके एज इट इज अपलोड कर दूंगा।
या जब कैंपस पे क्लासेस होंगी ना, तो मैं 10 मिनट्स फर्दर डिले कर दूंगा, नो इश्यूज विद दैट। ठीक है, सो कैंपस वाली क्लासेस में मैं 10-15 मिनट्स का टाइम दे दूंगा, ताकि तुम लोग दूसरे वाले ट्यूशन से वापस आ जाओ। ठीक है गाइस, यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। असमा ने लिखा हुआ है, कैन यू प्लीज स्क्रॉल बैक टू द स्लाइड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला? यस आई कैन। They should be in front of you right about now. लेट्स सी क्या होता है यार। मेरी तो वैक्सीनेशन हो गई है इकरामा, सो आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट माई सेल्फ। यू गाइज नीड टू वरी अबाउट इट वंस द ऑन कैंपस क्लासेस विल स्टार्ट। सो आई एम प्रिज्यूमिंग तुम लोग अपनी हिफाजत खुद करोगे और अपना ख्याल रखोगे। मेरा तो बंदोबस्त पूरा हुआ हुआ है बिकॉज मैं वैक्सीनेटेड हूँ, सो आई हैव नो इश्यूज। असमा ने लिखा हुआ, इन वन फॉर्मूला दे आर इनवर्स एंड इन द अदर फॉर्मूला दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो असमा, इनवर्स और डायरेक्ट कहना गलत हो जाएगा। देखो क्यों। यू माइट थिंक कि centripetal force and radius are inverse. But as far remember, inverse ka term is only valid if the other factors are constant. And notice that velocity is not constant. So technically, inverse कहना mathematically is not true. So जो question आप पूछ रहे थे, वो question की basis फिर नहीं बन पाती है। ठीक है ना? So inverse कहना इसलिए गलत हो जाता है because for inverse relationship, the other factors must remain constant. That is not the case out here. ऑल राइट गाइज, तो मेरा ख्याल है मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ और लेक्चर को अभी 5 मिनट्स में अपलोड कर दूंगा, सो यू गाइज कैन गो बैक एंड हैव अ लुक एट इट। और आई थिंक रात तक बाकी स्टूडेंट्स होपफुली ऑडियो रिकॉर्डिंग को भी अपलोड कर देंगे, सो अगर सुनना हो बाद में तो प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। ऑल राइट गाइज, थैंक यू, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। असमा इज सेइंग आई एम वैक्सीनेटेड टू। Oh, so you are more than, you are above 18, or you probably just turned 18. सही है, fair enough. All right, guys. Thank you. Take care and Khuda Hafiz.